खबर उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मौसम में वादों और दावों की झड़ी सी लग गई है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव भी वादों की बौछार करते नजर आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का ऐलान कर डाला। अखिलेश ने दावा किया कि इस योजना से, इस स्कीम से गरीबों को फायदा होगा। समाजवादी पेंशन योजना के तहत 18,000 रुपये सालाना जरूरतमंदों के खातों में मुंतकिल किए जाएंगे। अखिलेश का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अवाम बदलाव चाहते हैं। अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो आजमगढ़ के अवाम से इजाजत लेकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी में शमूलियत पर अपर्णा यादव को मुबारकबाद दी। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसहर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है लेकिन इससे ज़्यादा हालत खराब है मुसहर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहाँ के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवाज़ से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। अपर्णा आज बाकायदा बीजेपी में शामिल जरूर हुई लेकिन उनके साबिका बयानों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो पहले ही बीजेपी में जाने का मन बना चुकी थी। अपर्णा यादव कई बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 रुपये का चंदा भी दिया था। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी
अपनी क्षमता से करूँगी। जी। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं जो 1990 नवजोत का सिंह है सिद्धू की प्रेस सेंट्रल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का, वो आज सारी ताकत, एंड आई स्टेटेड कैटेगोरिकली, वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है। चाहे वो पंचायती राज हो, बाकी भी कुछ देख लीजिए आप, सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सारी ताकत जो है ये एक्ट की, ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है, दैट पावर विल रिटर्न बैक, according to Rajiv Gandhi's vision, will return back to the Panchayati Raj, to the municipalities, and above all to the farmer when it comes to the cooperatives. ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के दुकान होते हैं। किसान से मकई जो है 2 रुपए की एक वो खरीदी जाती है, उस पर 80 रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है, और उसकी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है। मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे। वी विल गिव द प्रोसेसिंग नॉट टू बिरलास एंड टाटास, वी विल नॉट गिव इट टू बिरलास एंड टाटास, वी विल गिव द प्रोसेसिंग टू आवर यंगस्टर्स। जो प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक गुड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राइस से राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, चाहे वो कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स, चाहे वो व्हीट से व्हीट ब्रैन हो, इट विल ऑल बी डन इन अ क्लस्टर फॉर डेवलपमेंट। जैसे कपास होती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है, तो वहां स्पिनिंग मिल्स और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा, और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा, पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी। और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा है कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे, आधी बारी और पूरा हक। और अगर औरत की बात करें, कोई भी लेडी, अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है, 350 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा। दैट इज क्लियर। एनीबडी हु इज वर्किंग, खेत मजदूर कोई भी काम करता, 340 उसका रेट फिक्स होगा। उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात साहब, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए या दूसरी कोई वो ले लीजिए, 300 रुपए दिहाड़ी है, तो जब तेल का रेट डबल हो गया, जब ऑयल का रेट, जो खाने वाले तेल का रेट डबल हो गया, जब डीजल और पेट्रोल का रेट डबल हो गया, तो उसकी दिहाड़ी जो है वो 250 की जो वैल्यू है 100 रुपए रह जाती है। उसकी दिहाड़ी भी विल बी लिंक टू इन्फ्लेशन, महंगाई से लिंक करके उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी साहब। ये नहीं है कि स्टैंड स्टिल पे रह जाएगी। सो फार्म प्रोसेसिंग प्लांट्स, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, इट्स ऑलमोस्ट द लास्ट थिंग दैट आई एम कमिंग ऑन टू साहब, वो ये है कि वी विल गो इनटू द डेरिवेटिव इंडस्ट्री। जितने भी धान ग्रेन के डेरिवेटिव्स हैं वो 20 गुना ज्यादा सेल करते हैं सर। 750 बिलियन यूएस डॉलर्स ये इंडस्ट्री है, और पंजाब उसमें 0.01% भी नहीं है। और अगर उस डेरिवेटिव इंडस्ट्री में हम अपने यूथ को ले गए, वी विल नॉट ओनली गिव हिम अपॉर्चुनिटी, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो एमएसपी भी नहीं मांगेगा। इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स की बात करता हूं। राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, ये सब चीजें डेरिवेटिव इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने किसानों के मुतालिक कई ऐलानात किए, कई स्कीमों की उन्होंने यहाँ पर बात की है।
अहम खबर, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि यूपी के अवाम समझदार हैं, वो कभी भी बदउनवानी को फरोग नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दागियों और बागियों की मदद से चौधरी बनने की जंग चल रही है। एक बात बताएं आपको, हम दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहाँ से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इस फहरिस्त में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ समेत 30 नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में चुनाव होना है। 11 अजला की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। यूपी असेंबली इंतखाबात पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक रोड मैप तैयार किया है, हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। अपोजिशन में अगर कोई बेहतर मुतबादिल है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पूरे देश भर में, किस मसले को लेकर आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? और आज आप यूपी जा रहे हैं, बनारस में। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हैं बहुत जल्द, और मैं समझता हूँ ज़रूरत है देश को सुनने और समझने के लिए कि किस प्रकार का शासन भाजपा ने दिया है केंद्र सरकार के माध्यम से, और जिन राज्यों में उनकी सरकार है। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी है। लखनऊ दिल्ली में दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की है पिछले 5 साल से। लगातार जो अंदर का खिंचाव है भाजपा में, यूपी में, वो सामने आ रहा है। और जो शासन दिया है, हर वर्ग को पीड़ित किया है और जानबूझ के किया गया है। और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए खर्च कर आप इश्तेहार देते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं, लेकिन दलितों का, महिलाओं का, किसानों का, नौजवानों का क्या हाल देश में सब देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा अंत में जाके राजनीति करती है ध्रुवीकरण की, और इसीलिए जो मुख्यमंत्री महोदय हैं बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके 5 साल के कार्यकाल में जो कांड हुए, आज तक जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे पर आरोप लगे हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का शासन चला है, एक तरफा चला है, और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा राज्य है और वहां पर इतने वादे किए थे। आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, नौजवान को रोजगार का वादा किया था, और महंगाई जो आसमान छू रही है, अभी भी भाजपा के साथी बोलते हैं कि ये कांग्रेस की वजह से हो रहा है। 7 साल से यहाँ पर सरकार में रहे। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, एक खौफ और नफरत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सर, करीब 30 साल से अधिक का समय हो गया है, कांग्रेस वहां पे सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस को आप किस रूप में देखते हैं? इस बार के चुनाव को अगर कैसे देखते हैं आप? ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत लंबे समय से हम लोग सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो 5 साल का, पिछले 4.5 साल का कार्यकाल रहा योगी सरकार का, उसमें हर मुद्दे पर मुखर होकर अगर कोई विपक्षी दल सामने आया, सड़कों पर गया, जेलों में गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ता थे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तो चुनाव के समय आज दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पिछले 4.25 साल से सड़कों पर संघर्ष करना, धरने देना, पदयात्राएं करना, उस शासन के खिलाफ आवाज को बुलंद करना, पब्लिक की आवाज को सड़कों पर लेकर आना, इस काम को कांग्रेस पार्टी ने किया है। जितने भी कांड हुए, हाथरस का है, लखीमपुर खीरी का है, जहां जहां भी मौका मिला वहां पर जाके गरीबों का हाथ पकड़ने का काम प्रियंका गांधी ने किया है। और प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप तैयार किया है कृषि के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए प्रियंका जी ने किया है। तो हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अंतिम निर्णय पब्लिक को करना है, लेकिन ये बात सच है कि विपक्ष में अगर कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव है तो कांग्रेस है। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश महकमा पुलिस में उर्दू और फारसी अल्फाज की जगह हिंदी अल्फाज इस्तेमाल करने की
हिदायत जारी की गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पराई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल के जरिए पुलिस के सभी महकमों को लिखे गए खत में कहा गया कि हुकूमत की सतह पर पुलिस महकमे में राइज दीगर जबानों जैसे उर्दू, फारसी वगैरह के अल्फाज के इस्तेमाल की जगह पर हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल महकमाती सतह पर किए जाने के सिलसिले में गैर हिंदी जबान के ऐसे अल्फाज की जगह पर जिनका आम तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदी जबान के अल्फाज की डिक्शनरी तैयार करके पुलिस की सभी इकाइयों को मुहैया कराने और गैर हिंदी अल्फाज के चलन की कार्रवाई की जाना है। इस सिलसिले में आपकी ब्रांच से मशवरा मतलूब है। महकमा पुलिस के जरिए जारी करदा प्रोफार्मा में 7 दिन के अंदर जानकारी भेजने की हिदायत जारी की गई। महकमा पुलिस में उर्दू और फारसी अल्फाज की जगह हिंदी अल्फाज के इस्तेमाल को लेकर वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुज़िश्ता साल एक बयान भी जारी किया था। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार इस बेहद अहम मामले पर हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से उर्दू और फारसी के अल्फाज की जगह हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करने की बाकायदा हिदायत जारी की गई है, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहां से अब इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद होना शुरू हो गई है। क्या कुछ वहां पर अभी मंजरनामा? है ना, हम बता दें कि जब से हुकूमत का ये काम जारी हुआ है महकमा पुलिस के जरिए, न सिर्फ जो है मुसलमानों के बल्कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले जो तमाम तबकात के लोग हैं सबकी जानिब से जो है इसकी मुखालफत की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली ज़बान है और इसके फ़रोग में तमाम कौमों के लोगों ने अपना खून जिगर का अतिया दिया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज़ शायर मंजर भोपाली साहब मौजूद। आइए उनसे बात करें। मंजर साहब, इस प्रोग्राम जिस हुकूमत ने जो है काम जारी किया इसको कैसे देखें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तंग नज़रिया वाला वो है ऑर्डर है। और उर्दू तो मोहब्बतों की ज़बान है, हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब की ज़बान है, ये आदमी को इंसान बनाती है। अब रहा कि अदालतों की या महकमा पुलिस की ज़बान तब्दील की जाए और उर्दू के लफ्ज़ों को वहाँ से हटा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो अदालत में हम वकील करते हैं या वहाँ बैठे जो लोग मौजूद होते हैं, तो हम जब वहाँ हाजिर होते हैं तो वहाँ हम उनकी खिदमत में एक नजराना पेश करते हैं, जो नजराना होता है हिंदुस्तानी नोट के रूप में। उस पर भी उर्दू है। अगर आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो पहले नोट को भी हटाइए, नोट से उर्दू को हटाइए या मुख्तलिफ जगह से हटाइए। और मैं तो समझता हूँ जब आप उर्दू को इस तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारी जो उर्दू एकेडमी थी, जिसको अब आपने का वजूद ही ख़तरे में है, ख़तरे में डाल दिया गया और उसे एक छोटा सा प्रभाग बना दिया है, छोटा सा इदारा बना दिया है और एकेडमी का वजूद ख़त्म हो चुका है, तो उसे ख़त्म कर दें। बेहतर तो ये है कि जब उर्दू एकेडमी नहीं रहेगी तो उर्दू की तरक्की भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हुकूमत ने यह तय कर रखा है कि मध्य प्रदेश में उर्दू ख़त्म करना है, तो उसके लिए बेहतर ज़रिया तो मैं बता रहा हूँ कि उर्दू एकेडमी को ख़त्म कर दें और उर्दू वालों पे पूरी तरह पाबंदी लगा दें कि ना कोई मुशायरा होगा, ना कोई सेमिनार होगा, न अगर कहीं उर्दू बोलता हुआ आदमी पकड़ा गया तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन ये ज़बान तो अवाम में इस तरह से राय जो हो गई है कि जैसे इंसान के जिस्म में खून दौड़ता है तो उसको कैसे ख़त्म किया करेंगे? ज़बान कभी ख़त्म नहीं हो सकती, फिराक का नाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चकबस का नाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, दयाशंकर नसीम का नाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मुंशी प्रेमचंद का नाम कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते ये लोग। उर्दू को तो सोच भी नहीं सकते जब तक कि उर्दू बोलने वाला एक आदमी इस दुनिया में मौजूद है, उर्दू मौजूद है। और उर्दू एक ऐसी ज़बान है, आप अपने शहर से ख़त्म कर सकते हैं, आप अपने अदालतों से और पुलिस से ख़त्म कर सकते हैं, मगर दिलों से कैसे ख़त्म करेंगे? उर्दू ने तो हमें इंसान बनाया है, उर्दू ने तो हमें ये सिखाया है कि मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, इश्क कैसे कैसे कर सकते हैं, नफ़रत किससे करना चाहिए और नफ़रती लोगों से नफ़रत करना चाहिए, ये तो उर्दू बता रही है ना। अब आप उर्दू ज़बान ख़त्म करेंगे तो इंसान को गंवार बनाना चाहते हैं क्या? आपने इसको लेके जो है कि कई दहाई पहले एक नज़्म भी लिखी, तो सुनना चाहेंगे? जी, मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी थी आज से 20-25 साल 30 साल पहले, और हैदराबाद में दिलीप कुमार और गोपीचंद नारंग साहब की मौजूदगी में ये पढ़ी थी कि ज़ुबान हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है। आज ये बिल्कुल सही हो रहा है। 25 साल पहले ख्वाब देख रहा था, मैं सोच रहा था, आज देखिए क्या हुआ। ज़ुबान हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है,
वतन में बेवतन क्यों है। मेरी मजलूम उर्दू तेरी सांसों में घुटन क्यों है। तेरा लहजा महकता है तो लफ्जों में थकन क्यों है। अगर तू फूल है तो फूल में इतनी चुभन क्यों है। वतन में बेवतन क्यों है। ये नानक की, ये खुसरो की, दया शंकर की बोली है। ये दिवाली, ये बैसाखी, ये ईद उल फित्र होली है। मगर ये दिल की धड़कन आजकल दिल की जलन क्यों है। वतन में बेवतन क्यों है। वतन में बेवतन क्यों है। मोहब्बत का सभी ऐलान कर जाते हैं महफिल में कि इसके वास्ते जज्बा है हमदर्दी का हर दिल में। मगर हक मांगने के वक्त ये बेगानापन क्यों है। वतन में बेवतन क्यों है। वतन में बेवतन क्यों है। ज़बाने हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 400 साल पुराना इसका इतिहास है, तारीख है, और ना तो ये मुग़लों की ज़बान रही, ना ये अंग्रेज़ों की ज़बान रही, ये तो हिंदुस्तानी ज़बान है। जी मेहताब आलम, आपका और मंजर साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए। अहम खबर जम्मू कश्मीर से, मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश। बांडरपुरा पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाने का पर्दाफाश किया है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश। बांडरपुरा पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाने का पर्दाफाश किया है। बांडरपुरा पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। बांडरपुरा पुलवामा में मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया। तो बेहद अहम खबर, लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया। बांडरपुरा पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ठिकाने का पर्दाफाश किया। बेहद अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। बांडरपुरा पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के इस खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।